मार्च निकाले। वैसे तो ज्यादातर जगहों पर बंद शांतिपूर्ण ही रहा, लेकिन बिहार में कई जगहों पर प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए और इसके बाद पुलिस को कार्रवाई भी करनी पड़ी। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कोटे में कोटे का फरमान, विरोध में सड़क पर घमासान। हाथ में झंडे बैनर के साथ सड़कों पर उतरे ये प्रदर्शनकारी दलित आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसका असर कई राज्यों में दिखा। भारत बंद का ऐलान करने वाले राजनीतिक दलों, यहां बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत आदिवासी पार्टी शामिल रही। वहीं दलित और आदिवासी संगठन और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जैसे संगठन भी शामिल रहे। वैसे तो देश के कई राज्यों में इस बंद का असर दिखा, लेकिन जिन राज्यों में राजनीतिक दलों ने बंद का मोर्चा संभाला, वहां सबसे ज्यादा असर दिखा। ये तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों की हैं, जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी के कार्यकर्ता बंद में शामिल हुए और प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर रहा। और यहाँ पटना में तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने बंद की अगुवाई की और इसका भी असर पूरे प्रदेश में दिखा। 8 साल पहले बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने पहली बार अपने कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया था और इसका असर पूरे प्रदेश में दिखा। यूपी में भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके अलावा झारखंड में जेएमएम और राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मोर्चा संभाला और फैसले के खिलाफ मार्च निकाला। वैसे तो प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले या इस पर पुनर्विचार करे, लेकिन इसके साथ ही उनकी मांग है कि कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस या पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट। सरकारी नौकरियों में SC/ST और OBC का जातिगत आंकड़ा जारी हो। न्यायिक अधिकारियों और जजों की भर्ती के लिए भारतीय न्यायिक सेवा आयोग बने। हायर जुडिशरी में SC/ST और OBC श्रेणियों में 50% आरक्षण हो और केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए। और अब बात कि आखिर भारत बंद की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इसी महीने की 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और एक सुझाव भी दिया, और इसी फैसले और सुझाव के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। पहले बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसमें चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से SC/ST आरक्षण में कोटे को मंजूरी दी थी। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कोटे में कोटा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता और पैमानों से पता चलता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। वहीं जस्टिस BR गवई ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि अधिक पिछड़े समुदायों को तरजीह देना राज्य का कर्तव्य है। SC/ST वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जमीनी हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता है। SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शर्तें भी रखी, जिसके मुताबिक राज्य किसी भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में 100% कोटा नहीं दे सकती। साथ ही किस जाति को कितना कोटा मिलेगा, ये तय करने से पहले राज्य को उस जाति के बारे में पुख्ता आंकड़े और अध्ययन करना होगा। अब भारत बंद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का विरोध किया गया है और इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। वहीं प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के एक सुझाव का भी विरोध कर रहे हैं, जो उसी दिन इस मामले में सुनवाई के दौरान कुछ जजों की तरफ से दिया गया था। कोर्ट ने सुझाव दिया था कि OBC आरक्षण की तरह SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाए, ताकि और लोगों को इसका फायदा मिल सके। सुनवाई के दौरान क्रीमी लेयर का समर्थन करते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि राज्य को SC/ST वर्ग के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर निकालने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा, सच्ची समानता हासिल करने के लिए यही एकमात्र तरीका है। वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने भी समर्थन करते हुए कहा कि SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता बन जाना चाहिए। इसके साथ ही जस्टिस पंकज मित्तल ने भी क्रीमी लेयर का पक्ष लिया और कहा कि यदि पहली पीढ़ी आरक्षण के माध्यम से उच्च पद पर पहुंच गई, तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले और सुझाव का राजनीतिक दल
और कई संगठन विरोध कर रहे हैं और भारत बंद के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी जमीन तलाशने के लिए कवायद भी शुरू कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मन टटोलने और सियासी साथियों की तलाश करने के लिए खुद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। लेकिन लगता नहीं कि इस बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए राह आसान रहने वाली है, क्योंकि इस बार हालात पहले से अलग हैं और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां उसे ज्यादा तवज्जो देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से बन पाएगी कांग्रेस की बात? घाटी में इस बार आसान नहीं है कांग्रेस की राह। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। घाटी में सियासी समीकरण बनाने की कवायद जारी है और कांग्रेस की ओर से खुद राहुल गांधी ने सियासी दोस्तों के साथ तालमेल बैठाने की कमान संभाली है और वो खुद श्रीनगर में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस गठबंधन में पीडीपी को भी शामिल करने के मूड में है। यानी साफ है कि कांग्रेस की पूरी कोशिश जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन के स्वरूप को बनाए रखना है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों का दावा है कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को 25 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहते और न ही वो पीडीपी के साथ गठबंधन करने के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का मानना है कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी हाशिए पर आ चुकी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन दोनों पार्टियों में बात नहीं बनने की सूरत में कांग्रेस ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक पीडीपी से बात नहीं बनने की सूरत में कांग्रेस कुछ सीटों पर पीडीपी के साथ फ्रेंडली फाइट के पक्ष में है। इसके साथ ही कांग्रेस महबूबा मुफ्ती की बेटी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए हर मौके को आजमाना चाहती है। अलायंस का जहां तक ताल्लुक है, वो हर लाइक माइंडेड पार्टी के साथ बातचीत हो सकती है। उनका क्राइटेरिया एक ही है कि वो बीजेपी और उसकी उनके एजेंडा के खिलाफ होने चाहिए। ये जो जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, वो तो एक यूनिवर्सल डिमांड है। यूनिवर्सल डिमांड कहने का मतलब है कि रियासत जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा, ये उसकी डिमांड है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी उस चीज को आगे चला सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस की पूरी कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को साथ लाने की है और राहुल गांधी भी इसी प्लान के ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला राहुल के इस प्लान से कोई इत्तेफाक रखते नजर नहीं आ रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जाने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है। डर है, खौफ है, कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है, मुश्किलात हैं। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज मजबूत बन जाती है कि यहाँ बात करने की जरूरत है। इस बार जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद यहाँ विधानसभा सीटों की स्थिति भी बदली है। परिसीमन के बाद जम्मू में विधानसभा की 43 सीटें हो गई हैं, जो कि पहले 37 थी। वहीं कश्मीर में भी सीटों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है, जो पहले 46 थी। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ी हैं और कुल 90 सीट हो गई हैं। परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ी है, लिहाजा राजनीतिक दलों को भी पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को गौर करें तो पीडीपी को 28, बीजेपी को 25 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली थी। लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में नतीजे बिल्कुल अलग देखने को मिले। 10 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी।
लेकिन लोकसभा चुनाव में पीडीपी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2-2 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव के बाद से घाटी में सियासी समीकरण तेजी से बदले हैं। इस एक दशक में घाटी के बड़े बड़े नेताओं के पास साख बचाने का संकट है, तो इस बार गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी विरोधियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। ऐसे में राहुल गांधी किस हद तक सियासी दलों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख है, उससे कांग्रेस को निराश होना पड़ सकता है, जबकि अभी तक पीडीपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं गुलाम नबी आजाद भी कह चुके हैं कि सेक्युलर पार्टियों के साथ उनकी बातचीत जारी है, लेकिन 90 सीटों पर होने वाली इस चुनावी जंग में किसका पलड़ा भारी रहेगा, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है। इधर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने समेत कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि नया भारत, नया कश्मीर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के प्रभाव को देखकर खुशी हुई। और साथ ही एकता कपूर ने यह भी लिखा है कि हमारे निर्णायक नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, जय हिंद। एकता कपूर का ये ट्वीट और प्रधानमंत्री को एकता कपूर ने एक्स हैंडल पर लिखते हुए धन्यवाद दिया है। तो वहीं पाकिस्तान में कट्टरपंथी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। ईश निंदा को लेकर के चीफ जस्टिस के फैसले से नाराज कट्टरपंथियों की भीड़ ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट पर ही धावा बोल दिया। ये लोग पाकिस्तान की चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांग रहे थे और उनकी मांग है कि पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत अपने फैसले को पलट दे। कट्टरपंथियों की हिम्मत देखिए, उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का सिर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने तक का ऐलान कर। डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने कोलकाता की सड़क पर उतरकर अपनी बातों को रखा। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। पिछले 5 दिनों में संदीप घोष से 64 घंटे से ज्यादा वक्त तक की पूछताछ हो चुकी है। कल सीबीआई इस केस में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ टीम ने कोलकाता पुलिस के साथ साथ आज आरजी हॉस्पिटल का भी दौरा किया। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आज क्या कुछ इस घटनाक्रम इस खबर को लेकर रहा है। कोलकाता रेप कांड को 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर बेटी को इंसाफ की मांग को लेकर भड़का लोगों का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा। आज एक बार फिर लोग कोलकाता रेप कांड के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। प्रोटेस्ट मार्च सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई मुख्यालय से शुरू होकर स्वास्थ्य भवन तक निकाला गया। हाथों में तख्तियां, इंसाफ की मांग को लेकर नारेबाजी और हर किसी का एक ही सवाल, डॉक्टर बेटी को न्याय कब मिलेगा। यही स्वास्थ्य मंत्रालय है थोड़ा सा दूरी पर, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। पुलिस यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बार बार वहाँ स्पीकर से, माइक से ये अनाउंस किया जा रहा है कि देखिए हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, अपने गुस्से को काबू में रखिएगा, शांतिपूर्ण माहौल में हमको यहाँ पर अपनी मांगें सौंपनी है। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जमावड़ा रुक जाता है। यही वो लकीर है, लक्ष्मण रेखा है, जिससे आगे अब मेडिकल के ये छात्र और ये जूनियर डॉक्टर्स, इनफैक्ट इसमें सीनियर डॉक्टर्स या रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी जमावड़ा है, आगे नहीं बढ़ेंगे। कोलकाता में हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया। क्या खास, क्या आम, हर किसी को इस घटना ने प्रभावित किया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि ममता बनर्जी के शासन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं। उनका कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि बीजेपी को इस प्रदर्शन को सिर्फ 300 लोगों तक सीमित रखने की इजाजत दी गई। ये विरोध प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक होगा और उसमें 300 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अर्जीकर हुआ, उसके बाद वर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ उनको मर्डर हुआ, एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन।
सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। रेजिग्नेशन, वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ ममता बनर्जी। शी शुड क्विट फ्रॉम हर चेयर, शी लॉस्ट हर क्रेडिबिलिटी। हमारे देश में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है, इसकी हम सब निंदा करते हैं और मुझे लग रहा है कि हम लोगों को अपने समाज के अंदर ये चेतना करनी पड़ेगी और हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके किसी के साथ अगर बदसलूकी हुई है या दुष्कर्म हुआ है उस सबके साथ सहानुभूति है और उचित दंड लोगों को मिलना चाहिए। अगर जवानों जो देश के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो पुलवामा में वी वांट जस्टिस और वो बॉर्डर छोड़कर यहाँ पर धरने में चला है तो वो कैसा होगा? ये तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऐसे ही डॉक्टर्स लोगों को भी आपका प्रोटेस्ट अब कीजिए, लेकिन ये लाखों पेशेंट को वो एक डेंजरस सिचुएशन में डालकर ये आपका नॉन कोऑपरेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट्स, ये ठीक नहीं है। प्रोटेस्टर्स को पहले भी अपमानित कर रहे थे, कह रहे थे अलग अलग प्रकार की बातें और आज कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है इनको खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप और मर्डर हुआ वो पुलवामा की तरह है और पुलवामा अनसॉल्व्ड है। बार बार इस प्रकार से एक जघन्य अपराध को ट्रिविलाइज करना, प्रोटेस्टर्स को बार बार स्लैंडर करना और इस प्रकार की बेतुकी बातें करना, ये कब तक चलेगा? अभी राहुल गांधी ने भी इसको डिस्ट्रैक्शन कहा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूरे रेप और हत्या को। ये न्याय के लिए नहीं, ये केवल और केवल बलात्कारियों के पक्ष में लगातार बोल रहे हैं। बड़ी बात ये कि इस मामले पर ममता बनर्जी अकेले पड़ती नजर आ रही हैं। इंडी गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी कोलकाता रेप कांड के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन करने उतरी और लाल बाजार का घेराव किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ करके नारे लगा रहे हैं, पुलिस का बैरिकेड और देखिए पुलिस का एक्शन। यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको लगातार हिरासत में लिया जा रहा है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर लेट गए हैं, बैठ गए हैं, उनको उठा करके यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो ले जा रही है लगातार हिरासत में। देखिए पुलिस के एक्शन की तस्वीरें, यहाँ पर सड़क पर लेटे हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और उन्हें घसीट कर ले जा रहे हैं। कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में हो रही है। देश भर के डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता और केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो जाता, प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई। हैदराबाद में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बड़ी संख्या में डॉक्टर इकट्ठा हुए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सड़कों पर हैं। सवाल यही है कि आधी आबादी के खिलाफ जघन्य अपराध का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। और इसी के साथ ही न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।